हेलो यूट्यूब, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है दैट मीन्स यू वांट टू नो अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू इट। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज ए आंसर टू द क्वेश्चन कि हम क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी आर्टिकल अमेंड कर सकती है, जैसे चाहे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। तो इसी का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में दिया था, जो कि बहुत फेमस केस है, केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन 1973। बिफोर दिस दो तीन केसेस और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है विच लेड टू दिस केस एंड दिस जजमेंट। तो आइए हम उनके बारे में पढ़ते हैं, कैसे ये चीज़ शुरू हुई एंड हाउ दिस डॉक्ट्रिन, जिसको हम आज जानते हैं, वो पावर में आई। तो बेसिक सी जो चीज़ है वो ये है कि आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि आप लॉज बना सकते हो, और लॉज बना सकते हो प्लस अगर आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना है वो भी कर सकते हो। अमेंडिंग पावर्स देता है। मान लीजिए कि जैसे 1950 में 47 हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब कॉन्स्टिट्यूशन आया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इतने साल हो चुके हैं कि होता है कुछ लॉज हमारे आज के हिसाब से वो ठीक नहीं है, उनको अपडेट करना ज़रूरी है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल माना जाता है। दिस इज़ वाई अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल्सो वेरी फ्लेक्सिबल एंड इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन जो टाइम के साथ बदलता रहता है, टाइम के साथ अपडेट होता रहता है। विच इज़ वाई आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पार्लियामेंट यूज दिस आर्टिकल टू चेंज एंड अमेंड लॉज एंड ब्रिंग न्यू लॉज, न्यू अमेंडमेंट्स फॉर द प्रेजेंट टाइम। अब हम देखते हैं कि इसमें गड़बड़ क्या है। गड़बड़ तब शुरू हुई जब पहला केस हमारा शुरू हुआ, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं अंडर यूजिंग पावर आर्टिकल 368 की अमेंडिंग पावर को यूज़ करके वो फंडामेंटल जो राइट्स हैं हमारे, उनको भी अमेंड कर सकती है। मतलब अगर आपको राइट टू फ्रीडम है और आपको राइट टू इक्वलिटी है कि आपके साथ कोई भेदभाव ना करे, आपको कोई ज़बरदस्ती पकड़ के ना ले जाए, तो इसमें भी वो अमेंडमेंट कर सकती है, इस फंडामेंटल राइट को ख़त्म कर सकती है। तो ये डिसीज़न हुआ हमारे शंकरी प्रसाद वाले में। अब इसके बाद तो गड़बड़ हो गई। अगर गवर्नमेंट के पास इतनी पावर आ जाए कि भैया वो आपके फंडामेंटल राइट्स को ही छीन सकती है, तो फिर तो वो कुछ भी कर सकती है। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे होते हैं वो सेफ गार्ड होते हैं सिटीजन्स के लिए अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं कि भाई ताकि ऐसा ना हो कल को गवर्नमेंट आके साथ कुछ भी कर जाए और आप कुछ एक्शन ले ही ना पाए, अपने आप को सुरक्षित ना कर पाएँ। आपकी सुरक्षा के लिए फंडामेंटल राइट्स बनाए गए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई आप इनको चेंज कर सकते हो, ख़त्म भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ जजमेंट उसके से मतलब ये एक तरीका है आपको अमेंड करने का। ये कोई पावर नहीं है कि आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दो। इस चीज़ को जब ये जजमेंट आया तो फिर जो हमारी गवर्नमेंट थी उस टाइम की, उन्हें एकदम धक्का लग गया कि भाई हमसे हाथ से तो बहुत बड़ी पावर छीन ली इन्होंने, हम फंडामेंटल राइट्स को नहीं अमेंड कर सकते। तो फिर वो क्या लाए, पार्लियामेंट में एक बिल लाए जो 24th अमेंडमेंट था। इस 24th अमेंडमेंट के ज़रिए उन्होंने एक क्लॉज डाल दिया
क्लॉज ये डाल दिया कि भैया पार्लियामेंट के पास सारी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स आपके बदल सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। अब भाई कोर्ट का जजमेंट तो एकदम बेकार हो गया जब कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि भाई आप नहीं कर सकते, पर वो उसके खिलाफ लिया है लॉ। अब जब लॉ बन गया तो फिर जजमेंट तो अपने आप ही ख़त्म हो गया। उसके बाद केशवानंदी भारती का केस आता है, केशवानंदा भारती का केस आता है 1973 में, जो एक टर्निंग पॉइंट होता है। वो ये कहता है कि इनका क्या था कि इनकी कोई मठ की ज़मीन थी जहाँ पर गवर्नमेंट उस पर कहती है कि भाई ये हमें किसी उनको कुछ काम था उसके लिए वो एक्वायर कर रहे थे ज़मीन। तो केशवानंदा भारती चले गए अपना सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि यार ये ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन छीन रहे हैं, और आपको याद हो तो हमारा एक और फंडामेंटल राइट होता था, राइट टू प्रॉपर्टी, एंड बिकॉज आई हैव अ राइट टू प्रॉपर्टी दे कैन नॉट स्नैच माई प्रॉपर्टी, दे कैन नॉट टेक दिस प्रॉपर्टी अवे फ्रॉम मी। एंड उन्होंने एक और कहा कि आर्टिकल 26 के अंतर्गत मेरे को फ्रीडम है टू मैनेज माई रिलीजियस अफेयर्स एंड दे आर डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इट। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू restrict my freedom to manage my religious affairs। अब कोर्ट ने कहा कि भाई इशू रेज हुआ क्या भैया गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं क्या उसको अमेंड कर सकती है। तो 13 जज की बेंच बैठी, जो कि लार्जेस्ट एवर बेंच है इंडिया में जो बैठी हो, और उन्होंने 7-6 से मेजॉरिटी में अपना डिसीजन सुनाया। अब देखो कि 6 जज अगेंस्ट थे, 7 जज फेवर में थे। जो डिसीजन आया कि पार्लियामेंट के पास हाँ पावर्स हैं कि वो कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, पर उन्होंने कहा कि कुछ भी से मतलब ये नहीं कि आप उसकी बेसिक स्ट्रक्चर ही ख़त्म कर दो। कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर से उनका मतलब था कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे जिन्होंने जो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, हमारी कंट्री के नींव रख रहे थे, तो उनका उस टाइम क्या सोचना था। इस कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने एक तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन की सोल किया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है कि हमेशा पावर लोगों के हाथ में रहे, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं, लोगों के हाथ में। तभी इसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। जिस दिन ये पावर आपकी सारी पार्लियामेंट के हाथ में आ गई तो फिर एक कोई भी तानाशाह कुर्सी पर बैठ जाएगा और कैसे भी रूल बनाएगा और लोग को परेशान करेगा, ना उनके पास कोई अपने आप को डिफेंड करने का तरीका रहेगा। अगर ऐसे भाई फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड करने लगे तो ये आप पूरी कहानी समझो। तो फिर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कोई भी प्रोविजन अमेंड कर सकता है, बट इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय और एब्रोगेट, खत्म कर सकता है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द और फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो केशवानंदा भारती का केस में उन्होंने ये कहा। अब एक तरीके से हम सोचते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में ये कुछ एक तरीके से एग्जॉस्टिव लिस्ट है जो उन्होंने दी है, बट इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। मतलब ऐसा कोर्ट ने कोई लिस्ट तो नहीं दी, बट जो हम उनके जजमेंट्स हैं उससे ये पता लगा सकते हैं कि एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर होता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। आप इसके अगेंस्ट कोई ऐसा लॉ पास नहीं कर सकते कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो। जैसे राइट टू प्राइवेसी था कि राइट टू प्राइवेसी भी एज ए फंडामेंटल राइट माना जाएगा। तो उसके बाद जब आप कोई भी लॉ जब बनाओगे तो यू विल मेक श्योर कि यू ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द सिटीजन्स प्राइवेसी। ऐसा कोई काम नहीं करोगे कि जिससे सिटीज़न की प्राइवेसी को कोई और चुरा ले। मतलब डेटा आप ले रहे हो गवर्नमेंट और पता चला कोई कंपनी आपको हैक करके आपका डेटा ले गई, तो यू विल मेक श्योर कि द डेटा यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम द योर सिटीजन्स विल बी प्रोटेक्टेड। और जो
गवर्नमेंट होगी वो रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, सेक्युलर होगी, सेपरेशन ऑफ पावर रहेगी जुडिशरी, लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में, फेडरलिज्म रहेगा, ऐसा नहीं कि सेंटर सारी पावर स्टेट से ले रहा है, एक फेडरल नेचर हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रहेगा, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, सॉवरनिटी ऑफ इंडिया, जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी लॉ बना दिया एंड यू आर सेइंग कि आप इसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, कि आप अगर कोई मान लो कोई कहता है कि भाई ये गलत है नियम, तो वो आपने लिख दिया कि भाई इसको लेके आप कोई कोर्ट नहीं जा सकता, नहीं ऐसा नहीं है। आप किसी भी बनाए हुए नियम के खिलाफ, इट वॉलेट्स द सोल एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इफ इट वॉलेट्स योर फंडामेंटल राइट्स। रूल ऑफ लॉ इज सुप्रीम, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जैसा आपने देखा था एनजैक वो लाए थे जिसमें एक ये था कि जो majority ऑफ द मेंबर्स वहाँ बैठ रहे थे वो गवर्नमेंट के बैठ रहे थे, विच विल अपॉइंट द जजेस। अब आप बताइए, जो अगर गवर्नमेंट के मेंबर्स जजेस अपॉइंट करेंगे, देन जजेस की जो एक तरीके से फेवर होता है वो किसके प्रति होगा, सिटीजन्स के प्रति होगा या फिर गवर्नमेंट के प्रति होगा, कि भाई अगर हम गवर्नमेंट के लिए डिसीजंस नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट हमें अपॉइंट नहीं करेगी। तो इसलिए एनजैक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने कहा था और उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। और अभी भी जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो उसके थ्रू होता है, क्या कहते हैं, कॉलेजियम के थ्रू। हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो ये भी एक है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, आप जानते होंगे, इसके बीच भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं एंड हाउ फंडामेंटल राइट्स आर, जिसको आप अप्लाई कर सकते हो, जो आप फोर्स कर सकते हो, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट फोर्सेबल एनफोर्सेबल, दे आर जस्ट प्रिंसिपल्स की आइडियल्स कि ऐसा होना चाहिए। अगर आप नहीं भी करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट दीज आर द आइडियल्स, रोड मैप फॉर द गवर्नमेंट टू मेक पॉलिसीज़, कि अगर आप कोई पॉलिसी बनाओ तो यू कैन ऑल्सो सी कि DPSP में क्या था एंड यू कैन मेक श्योर कि दीज आइडियल्स आर फॉलोड एंड एनविजन द पॉलिसी यू आर मेकिंग। उसके बाद क्या हुआ, जो इस लैंडमार्क डिसीजन के बाद काफ़ी केसेस भी आए जहाँ पर इस केसेस की प्रेसिडेंस को लिया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था वहाँ पर एक तरीके से इंदिरा गांधी ने वो इलेक्शन कैप्चर कर लिया था, तो वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू के लिए ये गया। एक्चुअली वहाँ पर क्या था कि इंदिरा गांधी ने एक लॉ बना दिया था कि जो इलेक्शंस होते हैं उनके रिजल्ट्स को आप रिव्यू नहीं कर सकते इन कोर्ट में जाकर। तो फिर कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस डेमोक्रेसी के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है कि हम देख सकते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर था या नहीं। फिर उसके बाद एक और फेमस केस आता है मिनरेवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पर कहा गया इनवैलिडेटेड अमेंडमेंट दैट गेव पार्लियामेंट अनलिमिटेड पावर टू अमेंड, जहाँ पर फिर एक बार कोशिश हुई गवर्नमेंट की तरफ से कि एक कोई क्लॉज लाया जाए जिससे आपके पास एक अनलिमिटेड पावर आ जाए कि आप कुछ भी अमेंड कर सको। यहाँ पे फिर उसे स्ट्रक किया गया और एक हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और DPSP को लाया गया कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं आपके एनफोर्सेबल होते हैं, DPSPs आर नॉट एनफोर्सेबल। आप किसी को ये नहीं कह सकते, अगर गवर्नमेंट अगर अपनी पॉलिसीज़ में इनको ना दे लेना चाहे तो ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट है, या आप गवर्नमेंट के ऊपर कह सकते हो कि नहीं हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP में ऐसा दे रखा है तो आपको ऐसा लॉ बनाना चाहिए था। नो, दे आर नॉट एनफोर्सेबल, ओनली फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल। और फिर एक SR बोमई वर्सेस इंडिया का, यूनियन ऑफ इंडिया का 1994 का केस है, जहाँ पर सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म को भी बेसिक स्ट्रक्चर माना गया कॉन्स्टिट्यूशन का। IR कोहलियो एंड स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का, जिसमें कहा गया कि जो 9th स्केड्यूल है आफ्टर 1973 कैन बी रिव्यूड इफ दे वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर
ये कहा गया, जैसे नाइन्थ स्केड्यूल आपने सुना होगा कि नाइन्थ स्केड्यूल जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके वो एक लिस्ट है जिसके अंदर जो लॉज आते हैं उसको आप रिव्यू नहीं कर सकते। पर 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी लॉज 1973 के बाद, यानी जो केशवानंदा भारती का केस था, उस केस के डिसीजन के बाद से जो भी लॉज 9th स्केड्यूल में रखे गए हैं, दे कैन ऑल्सो बी रिव्यूड इफ दे वॉयलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर है कि एक तरीके से केशवानंद भारती केस के बाद आपके क्या इम्प्लीकेशन हुए आर्टिकल 368 में, जो अमेंडिंग पावर्स देता है पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, इट कैन नॉट अमेंड or it cannot change the basic structure of the constitution, or all the amendments are now subject to judicial review। को सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हर जो लॉ बन रहा है, हर जो अमेंडमेंट आ रहा है, आप अगर किसी एक सिटीज़न को लगता है कि भाई ये जो लॉ आया है, दीज आर नॉट in line with the fundamental rights or violating the fundamental rights, तो आप वहाँ पे जुडिशल रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट फिर उन लॉज को देखेगा, इफ़ दे आर इन कंप्लाइंस विद द फंडामेंटल राइट्स और नॉट। इफ़ दे आर नॉट, दे विल बी स्ट्रक डाउन। इसकी क्रिटिसिज्म जो डॉक्ट्रिन की है वो ये है कि एक तो ये कोई लॉ नहीं है, ये जजेस मेड लॉ है। तो ये भी कहते हैं कि जब जजेस का काम नहीं है लॉ बनाना, ये काम है पार्लियामेंट का। तो क्योंकि ये जजेस मेड लॉ है, तो एक तरीके से ये भी कहा जाता है कि क्या कोर्ट्स ब्रीच कर रही हैं अपनी लाइन, क्या वो जो पार्लियामेंट में खुद कर रही हैं, जो उनकी पावर है उसको ब्रीच कर रही हैं। और क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर एक बहुत ही वेग वर्ड है, मतलब इसमें आप कुछ भी आ सकता है, तो ये भी कहा जा सकता है कि केस बाय केस डिसाइड होगा कि ये जो प्रेजेंट केस है, जो भी केस चल रहा है, कि ये मैटर बेसिक स्ट्रक्चर से अंडर आता है या नहीं आता है। वही जुडिशियल ओवर रीच का मामला आ जाता है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेंसी को अंडरमाइन करती है। और सपोर्ट में डॉक्ट्रिन के ये है कि इट प्रोटेक्ट्स द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है कि वो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर सके, एक डिसिप्लिन कंट्री में हो कि भाई ऐसा ऐसा है और ऐसा नहीं है कि किसी की भी जाति चलेगी, और इस तरीके से काम होंगे। तो जो एसेंस है उसको बचाने का काम करता है डॉक्ट्रिन ये, और एक्ट एज ए चेक ऑन आर्बिट्रेरी पावर। आर्बिट्रेरी पावर मतलब कि कोई भी कुछ भी अंधा कानून कुछ भी चल रहा है, किसी भी टाइप का लॉ बनाए जा रहे हैं, तो इस टाइप की जो पावर्स होती है उन पे ऊपर एक चेक है। और इट सेफगार्ड्स डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। इट्स वेरी वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हेल्प्स मेंटेन द कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। वही भी को भी ये बचाता है कि ऐसा नहीं कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा लॉ बनाया है, जैसे आप देखते हो कंकरेंट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है, तो उसमें जो स्टेट काम करेगी वो लिखा हुआ है, जो सेंटर काम करेगी वो लिखा हुआ है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों लॉज बना सकते हैं। अब मान लो सेंटर ने एक ऐसा लॉ बना दिया जिस पे सिर्फ स्टेट बना सकती थी, पर सेंटर ने बना दिया, तो ये स्टेट इस लॉ जो सेंटर ने बनाया है इसको जुडिशियल रिव्यू में डाल सकती है कि भाई देखो ये हमारा काम था पर ये सेंटर ने हमसे ले लिया। तो इस तरीके से जो फेडरल पावर्स है उनको भी सेफगार्ड करती है ये डॉक्ट्रिन। दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड द एनजैक, और ये जो अभी करंट में लॉज आए थे वहाँ भी इस डॉक्ट्रिन के बारे में चर्चा हुई थी कि वेदर दीज लॉज आर अलाइन एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो एक तरीके से कंक्लूजन ये आता है कि द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स इंटैक्ट इवन इफ इट इवॉल्व्स विद टाइम। तो ये है कि आप अमेंडमेंट करो, विद चेंजिंग टाइम यू नीड चेंज इन लॉ, बट इट डजेंट मीन कि यू आर यूजिंग दिस प्रोसीजर और दिस आर्टिकल 368 पावर्स
to increase your power over citizens or to encroach their rights. It strikes a delicate balance between constitution flexibility and rigidity. तो ये एक तरीके से flexibility इसलिए है कि आपके पास एक power है जिससे आप law change कर सकते हो, but एक rigidity भी है, ये आपको एक तरीके से जो एक solid structure होता है ना, जो बहुत rigid होता है, जो change नहीं हो सकता, तो it also protects the basic structure, the rigidity of the constitution. Empowers parliament to legislate while preserving the core values of the republic. In essence, the doctrine is the safest valve of Indian democracy. तो गाइज ये था हमारा आज का लेक्चर. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, और अगर आपको कोई डाउट है यू कैन ऑल्सो कमेंट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. Till then, good luck.